नमस्ते। आज हम एक ऐसे चुनाव पर बात करने वाले हैं जिसने भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी। हाँ, 2014 का आम चुनाव। बिल्कुल। इसे अक्सर मोदी लहर भी कहा जाता है और ये सिर्फ एक सरकार का बदलना नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था। इसने जैसे पूरे राजनीतिक माहौल को, काम करने के तरीकों को काफी हद तक बदल दिया। सही कहा। और हमारी आज की जो बातचीत है वो मुख्य रूप से एक विश्लेषण पर आधारित है। द मोदी वेव, इंडियाज पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा। तो हम इसी विश्लेषण के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये 2014 का चुनाव इतना अहम क्यों था और इसने भारतीय राजनीति को कैसे शेप किया, कम से कम जैसा ये विश्लेषण बताता है। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि इस विश्लेषण के आधार पर देखें कि कैसे नरेंद्र मोदी, जो उस समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर ज्यादा जाने जाते थे, वो कैसे एक राष्ट्रीय और फिर एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरे। हम्म। और उनकी जो प्रचार की रणनीति थी, उनका बात करने का तरीका, लोगों से जुड़ने का अंदाज, जिनका जिक्र इस विश्लेषण में है, उन पर गौर करेंगे, देखेंगे कि राजनीति पर असर क्या पड़ा। और इसमें कई दिलचस्प चीजें हैं जिनका ये विश्लेषण जिक्र करता है, जैसे वो चाय पे चर्चा जैसे जमीनी कार्यक्रम थे। हाँ हाँ। और दूसरी तरफ बिल्कुल हाईटेक चीजें भी थी, जैसे वो 3D होलोग्राम रैलियां। बिल्कुल। विकास के वादे थे, राष्ट्रीय गौरव का संदेश था। तो चलिए इस विश्लेषण को थोड़ा और गहराई से देखते हैं कि 2014 की कहानी ये कैसे बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले शायद हमें उस माहौल को समझना चाहिए जो 2014 के चुनाव से ठीक पहले देश में था। विश्लेषण कहता है कि उस समय एक तरह की राजनीतिक थकान सी थी, थोड़ी निराशा भी। हाँ, विश्लेषण उस दौर का जिक्र करता है। कहता है कि देश में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की बहुत चर्चा थी। शायद लोगों को कुछ मामले याद भी हों, 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, ये सब उस वक्त सुर्खियों में थे। हाँ बिल्कुल। तो विश्लेषण के मुताबिक इन आरोपों ने और साथ में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, इन सब ने मिलकर आम लोगों में एक गहरी हताशा सी पैदा कर दी थी। अच्छा। ऐसा लगने लगा था, जैसा विश्लेषण कहता है, कि शायद फैसले लेने में देरी हो रही है, सरकार उतनी प्रभावी नहीं है जितनी होनी चाहिए। और ये भी बात थी शायद कि जो उस वक्त की सरकार थी, कांग्रेस नीति यूपीए सरकार, उससे लोगों का एक तरह का कह सकते हैं कि भावनात्मक जुड़ाव कम हो रहा था। हाँ, विश्लेषण का तर्क कुछ ऐसा ही है कि इसी हालीपन ने, इसी माहौल ने एक नए किस्म के नेतृत्व के लिए जमीन तैयार की। मतलब कैसा नेतृत्व? ऐसा नेतृत्व जो ज्यादा निर्णायक दिखे, जो सीधे बात करे और जो विकास को, डेवलपमेंट को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बताएं। अच्छा। और यहीं से नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय पटल पर उभरने की कहानी शुरू होती है, जैसा ये विश्लेषण बताता है। गुजरात में वो एक दशक से ज्यादा मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो विश्लेषण के मुताबिक उनकी छवि एक ऐसे प्रशासक की बनी थी जो कड़े फैसले ले सकता है। हाँ। और जिसने गुजरात में आर्थिक विकास पर बहुत जोर दिया था, जिसे अक्सर वो गुजरात मॉडल कहा जाता था। तो मतलब विश्लेषण ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने इस इमेज को पहचाना। उन्हें लगा कि मोदी जी की जो स्टाइल है, जो मैसेज है, वो शायद मिडिल क्लास और खासकर जो युवा वोटर हैं, उनको अपील करेगा। बिल्कुल। विश्लेषण इसी बात पर जोर देता है कि उनके भाषणों में आकांक्षा, उम्मीद, एक बेहतर भविष्य, राष्ट्रीय स्वाभिमान और प्रभावी शासन, ये मुद्दे बहुत हावी रहते थे। और उस समय का जो राजनीतिक माहौल था, जहां शायद थोड़ी नकारात्मकता ज्यादा थी, उसमें इस तरह की सकारात्मक बातें, भविष्य की बातें लोगों को शायद ताजगी भरी लगी। हाँ, ये हो सकता है। विश्लेषण का तर्क है कि ये उस वक्त की पारंपरिक राजनीतिक बयानबाजी से काफी अलग था। ये दिलचस्प है कि कैसे एक क्षेत्रीय नेता की छवि को राष्ट्रीय आकांक्षाओं से जोड़ा गया। अच्छा, अब उस चीज पर आते हैं जिसने शायद इस चुनाव को सबसे ज्यादा यादगार बनाया, मतलब चुनाव अभियान। हाँ। विश्लेषण इसे भारतीय राजनीति के जो पुराने तौर तरीके थे, उनको बदलने वाला अभियान बताता है। बिल्कुल। इसमें इनोवेशन, नई चीजें और कम्युनिकेशन पर अभूतपूर्व जोर था। ये विश्लेषण बहुत विस्तार से बताता है। जैसे? तो पहली चीज जो सामने आती है वो है डिजिटल रणनीति का बहुत बड़ा इस्तेमाल। अच्छा, सोशल मीडिया वगैरह। हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ट्विटर, फेसबुक, इनका इस्तेमाल सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं हुआ, बल्कि समर्थकों को जोड़ने, एक चर्चा चलाने, एक माहौल बनाने के लिए। विश्लेषण कहता है कि ये पहली बार इतने बड़े पैमाने पर, इतने ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ। और वो 3D होलोग्राम रैलियां, हाँ, वो तो उस समय बहुत ही नई चीज थी। हाँ हाँ। विश्लेषण बताता है कि ये तकनीक का एक बहुत ही चतुर इस्तेमाल था। मतलब एक ही समय में नेता का एक वर्चुअल 3D इमेज,
कई अलग अलग जगहों पर सभाओं को संबोधित कर सकता था। कमाल है। इससे कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंच बनी और ये अपने आप में भी एक कौतूहल का विषय बन गया। मीडिया का ध्यान गया इस पर। हाँ बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी को पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का हिस्सा बनाया गया। टेक्नोलॉजी के अलावा नारों की भी बात आती है। अब की बार मोदी सरकार, ये नारा तो जैसे हर जगह गूंज रहा था। बिल्कुल। विश्लेषण कहता है कि यह सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं था, ये बहुत आसानी से याद होने वाला, दोहराया जाने वाला एक मंत्र जैसा बन गया था। इसकी सफलता शायद इस बात में थी कि यह सीधा था, सरल था और एक बदलाव की उम्मीद जगाता था। हाँ। ये दिखाता है कि कैसे सही शब्द, ये छोटा सा वाक्य भी लोगों की भावनाओं को छू सकता है और एक आंदोलन का हिस्सा बन सकता है। और फिर वो चाय पे चर्चा वाले कार्यक्रम थे, ये क्या था ठीक से, और विश्लेषण इसके बारे में क्या कहता है? देखिए, विश्लेषण ना चाय पे चर्चा को जमीनी स्तर पर जोड़ने की एक बहुत ही अनोखी कोशिश के रूप में देखता है। अच्छा। ये कार्यक्रम छोटी छोटी जगहों पर, जैसे चाय की दुकानों के आसपास होते थे। हाँ। जहां नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या कभी कभी सीधे भी आम लोगों से बात करते थे। विश्लेषण का तर्क है कि इसका एक सिंबॉलिक महत्व था। ये दिखाने की कोशिश थी कि नेता आम आदमी के साथ है, उनकी बातें सुन रहा है, उनके बीच कोई बड़ी दीवार नहीं है। मतलब बड़ी रैलियों से हटकर कुछ। हाँ, ज्यादा व्यक्तिगत, ज्यादा पर्सनल कनेक्शन बनाने का एक तरीका। और इन सब के साथ साथ जो अभियान का स्केल था वो भी तो बहुत बड़ा था। विश्लेषण बताता है कि हजारों रैलियां हुई, लाखों किलोमीटर की यात्रा की गई। हाँ, आंकड़ा तो यही है कि करीब 4000 से ज्यादा रैलियां और कार्यक्रम हुए। बाप रे। तो ये दिखाता है कि अभियान कितना सघन था, कितना फैला हुआ था। मकसद था देश के कोने कोने तक पहुंचना, समाज के हर तबके से सीधा संवाद करना। तो इसमें पारंपरिक तरीके भी थे और नए भी। बिल्कुल। इसमें पारंपरिक जनसंपर्क जैसे रैलियां, रोड शो, वो सब भी था, और साथ ही तकनीक का भरपूर इस्तेमाल। विश्लेषण इस पर भी जोर देता है कि एक बहुत बड़ा वॉलंटियर नेटवर्क था, जो कार्यकर्ता कहलाते हैं। उन्होंने इस अभियान को जमीनी स्तर पर पहुंचाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। तो ये सब चीजें मिलकर वो माहौल बना जिसे मोदी लहर कहा गया। हाँ। विश्लेषण 2014 के चुनाव को सिर्फ पार्टियों के बीच की एक लड़ाई नहीं मानता, बल्कि इसे एक तरह की सामूहिक इच्छा या आकांक्षा का प्रतिबिंब बताता है। सही कहा। विश्लेषण का तर्क यही है कि बहुत से लोगों के लिए नरेंद्र मोदी सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं थे, वो बदलाव का चेहरा बन गए थे। वो उस निराशा से बाहर निकलने का प्रतीक थे जिसकी बात हमने शुरू में की थी। ये भावना इतनी मजबूत थी, इतनी फैली हुई थी कि इसे लहर कहा गया। मतलब कुछ ऐसा जो अपने रास्ते में आने वाली कई बाधाओं को पार कर जाए। और विश्लेषण ये भी कहता है कि ये लहर जाति, वर्ग और यहाँ तक कि क्षेत्रीय समीकरणों से भी ऊपर उठ गई थी। ये कैसे हुआ होगा? विश्लेषण कोई वजह बताता है इसके? विश्लेषण का मानना है कि इसका कारण शायद वो बड़ा मैसेज था जो विकास, सुशासन, राष्ट्रीय गौरव, इन पर केंद्रित था। अच्छा। ये ऐसे मुद्दे थे जिनसे शायद बहुत से लोग अपनी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से अलग हटकर भी जुड़ाव महसूस कर सकते थे। और विश्लेषण ये भी इशारा करता है कि शायद उस समय विपक्ष के पास कोई उतना ही मजबूत, उतना ही आकर्षक विकल्प या नैरेटिव नहीं था जो इस लहर का मुकाबला कर पाता। तो मतलब सिर्फ एक खिंचाव ही नहीं था, शायद विकल्पों की कमी ने भी भूमिका निभाई। हाँ, विश्लेषण का मत कुछ ऐसा ही है। दोनों बातें थीं। तो ये सिर्फ वोटों का गणित नहीं था, ये लोगों की भावनाओं, उनकी उम्मीदों का एक ज्वार था, जैसा विश्लेषण इसे देखता है। बिल्कुल। और फिर आया नतीजों का दिन, 16 मई 2014। हाँ, वो एक ऐतिहासिक दिन था भारतीय राजनीति में। विश्लेषण बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अकेले ही पूर्ण बहुमत हासिल किया, 282 सीटें जीती। अकेले ही? जी हाँ, अकेले दम पर। और ये पिछले 30 सालों में पहली बार हुआ था कि किसी एक पार्टी को अपने दम पर सरकार बनाने लायक बहुमत मिला हो। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव था। और नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। विश्लेषण इस जनादेश को सिर्फ एक पार्टी की जीत के तौर पर नहीं देखता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। विश्लेषण इसे भारतीय लोकतंत्र में लीडरशिप, शासन चलाने का तरीका और जनता से संवाद करने का अंदाज, इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर देखता है। एक तरह की पुनर्परिभाषा। हाँ, कह सकते हैं। विश्लेषण का तर्क है कि इस जनादेश ने दिखाया कि वोटर शायद ज्यादा निर्णायक नेतृत्व चाहते थे, बेहतर शासन चाहते थे और सीधा संवाद चाहते थे। ये सिर्फ सत्ता का बदलना नहीं था, बल्कि उम्मीदों और प्राथमिकताओं का भी एक संकेत था। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण से कुछ मुख्य बातें निकालें तो क्या होंगी खास चीजें? पहली बात तो ये कि 2014 का चुनाव भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक मील का पत्थर था, जैसा ये विश्लेषण तर्क देता है। इसने न सिर्फ सत्ता बदली बल्कि राजनीति करने के तरीकों पर भी बहुत गहरा असर डाला। ठीक है। और दूसरा, चुनाव अभियान में जो नए तरीके अपनाए गए,
जो इनोवेशन हुआ, खासकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का मैनेजमेंट और सीधे संवाद पर जोर। विश्लेषण मानता है कि इसने आने वाले चुनावों के लिए एक तरह का एक खाका तैयार कर दिया, एक ब्लूप्रिंट जैसा। हाँ बिल्कुल। तीसरा, जो मोदी लहर की बात है, उसकी प्रकृति ये सिर्फ पॉलिटिकल मैथ नहीं थी। इसमें एक बहुत मजबूत भावनात्मक मनोवैज्ञानिक पहलू भी था, जो लोगों की आशाओं, उनकी आकांक्षाओं और शायद कुछ हद तक उनकी उस वक्त की निराशाओं से भी जुड़ा था। विश्लेषण इसी जटिलता को पकड़ने की कोशिश करता है। और चौथा, कोई और मुख्य बात? चौथा, विश्लेषण 2014 के अभियान से लीडरशिप, स्ट्रैटेजी और कम्युनिकेशन के बारे में कुछ सबक सीखने की ओर इशारा करता है। जैसे कि कैसे एक साफ संदेश, एक प्रभावी कम्युनिकेशन और जमीनी स्तर पर अच्छा संगठन मिलकर एक बड़ा राजनीतिक बदलाव ला सकते हैं। ये वो बिंदु हैं जिन पर शायद पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट और एनालिस्ट आज भी गौर करते होंगे। तो कुल मिलाकर आज की हमारी इस बातचीत का सार यही निकलता है कि 2014 के चुनावों ने कम से कम इस विश्लेषण के नजरिए से भारतीय राजनीति को कई लेवल पर प्रभावित किया। हाँ, सिर्फ नतीजों के लिहाज से नहीं, बल्कि चुनाव लड़ने के तरीकों में, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में और वोटरों से जुड़ने के अंदाज में भी एक बड़ा मोड़ आया। हाँ, ये सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि अभियानों को कैसे चलाया जाए, मतदाताओं तक कैसे पहुंचा जाए, इस सोच में भी एक बड़ा परिवर्तन था। और विश्लेषण का मत है कि इसके असर आज भी भारतीय राजनीति में देखे जा सकते हैं। बिल्कुल। और अब अंत में, जैसा हम अक्सर करते हैं, एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, जो इसी विश्लेषण से उभरता है। हाँ, विश्लेषण 2014 में हुए बदलावों पर, खासकर कम्युनिकेशन और जनसंपर्क के जो नए तरीके थे, उन पर काफी रोशनी डालता है। तो एक दिलचस्प सवाल ये उठता है कि 2014 के उस अभियान ने जो तरीके स्थापित किए, चाहे वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो, बड़े पैमाने पर रैलियां हों या फिर वो भावनात्मक अपील वाले संदेश हों, वो आज के दौर में कितने प्रासंगिक हैं? अच्छा सवाल है। क्या वो तरीके अब एक तरह से स्टैंडर्ड बन चुके हैं या उनमें भी अब बदलाव आ रहा है? और आने वाले चुनावों पर इनका कैसा असर देखने को मिल सकता है? इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।